नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो सेशन है आपका यूपी पुलिस एसआई एएसआई, राइट, एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क एंड अकाउंट्स वाली वैकेंसी के ऊपर है। तो गाइज आज का बेसिकली एक क्यूएनए सेशन रहेगा। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे उनके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो कि मेन डाउट्स हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। जो क्वेश्चंस मुझे लगा हाँ जरूरी है, एग्जाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और कोई सजेशन हो हमारे लिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो एक कमेंट आया है एक महाशय का कि यूपी पुलिस कॉन्फिडेंशियल एंड एएसआई मिनिस्ट्रियल के बारे में जानकारी चाहिए। जैसा कि फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस में पहले नंबर पर एसआई गोपनीय, इन्होंने पहले नंबर पर एसआई को रखा है प्रेफरेंस में, और दूसरे नंबर को एएसआई लिपिक को रखा है, यानी एएसआई क्लरिकल या मिनिस्ट्रियल को रखा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदि एसआई गोपनीय का एग्जाम निकल जाता है लेकिन स्टेनोग्राफी में फेल हो जाते हैं, इनका कहने का मतलब है कि एसआई वाला एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और ये स्टेनोग्राफी क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या मुझे लिपिक वाले पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा या नहीं? तो क्या मेरे को, इनका कहने का मतलब है, एएसआई क्लर्क के लिए कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? और इनका क्वेश्चन एक और है इसी में, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये, क्या एसआई गोपनीय और एएसआई मिनिस्ट्रियल की अलग अलग कट ऑफ जारी की जाएगी और टाइपिंग भी अलग अलग होगी क्या? कृपया उचित मार्गदर्शन करें, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको मैं एक चीज बता दूं। सबसे पहली बात कि ये प्रेफरेंस आपसे मांगी इसलिए जाती है ताकि जैसे आपने पहले नंबर पे एसआई रखा, दूसरे पे एएसआई क्लर्क रखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और मान लीजिए कि कोई एएसआई अकाउंट्स के लिए भी एलिजिबल है, तो तीनों के लिए एलिजिबल है, उसने तीनों प्रेफरेंस डाल दी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, आपने एग्जाम तो तीनों का कंबाइंड होगा, ठीक है, एक ही कंबाइंड एग्जाम होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार हर सेक्शन में 50% लाना था और ओवरऑल भी 50% ही हो गया था सिलेक्शन सबका, क्योंकि एक तो ओ लेवल की बाध्यता थी पिछली बार, ओ लेवल ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था ओ लेवल के अलावा, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था, जिनके भी 50% आए हर सेक्शन में उनको बुला लिया। जैसे मान लो 10,000 बच्चे हैं, 10,000 में से 1,800 के हर सेक्शन में 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो इन 1,800 बच्चों को बुला लिया, चाहे वो एसआई के हों उसमें, चाहे एएसआई क्लर्क की प्रेफरेंस वाले हों या एएसआई अकाउंट्स वाले हों, यानी कि वो सब माइंड में नहीं रखा, सीधा टोटली बुला दिया जिनके 50% थे। फिर उन्होंने छांटा कि इसमें से जो एसआई के लिए कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, एएसआई के लिए और एएसआई अकाउंट्स के लिए, ठीक है। ये फाइनल बता रहा हूं, बाद में आफ्टर टाइपिंग वो सब हो जाने के बाद फाइनल ऐसी लिस्ट बनी, लेकिन पहले ओवरऑल लिस्ट आई, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस यही है, क्योंकि इस बार क्या है कि 35% हर सेक्शन में लाना है और ओवरऑल 40% लाना है। इस बार ओ लेवल की बाध्यता भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अदर क्वालिफिकेशंस भी आ गई हैं, तो इसलिए इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और इस बार मेरिट बन सकती है। पिछली बार मेरिट का कोई झमेला नहीं हुआ था, इस बार एक मेरिट बन सकती है, मेरिट बनेगी, उसके बाद एक कंबाइंड जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। सभी होंगे उसमें, एसआई एएसआई क्लर्क और मिनिस्ट्रियल की एक जो है अकाउंट्स की एक जो है कंबाइंड लिस्ट आएगी, ठीक है। सभी जो एक जो कट ऑफ वो निर्धारित करेंगे। अब ये बोर्ड के ऊपर है, वो एसआई कॉन्फिडेंशियल की जो है अलग लिस्ट निकाले एज पर दी वैकेंसीज ऑफ एसआई कॉन्फिडेंशियल, एसआई क्लर्क की अलग निकाले, ठीक है, एएसआई क्लर्क की, और एएसआई मिनिस्ट्रियल की अलग निकाले। अब वो बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, कि किस हिसाब से वो कट ऑफ निकालता है। वैसे जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली कंबाइंड ही आएगी, क्योंकि हर कोई प्रेफरेंस देता है, तो कंबाइंड ही कट ऑफ जारी किया जाएगा, ठीक है। कंबाइंड कट ऑफ के बाद फिर आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग जो होती है और टाइपिंग आपकी जो होगी, टाइपिंग सबसे पहले क्या होगा, टाइपिंग में मैं आपको बता दूं, सपोज एक कैंडिडेट है, जैसे इन्हीं की बात ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कैंडिडेट है जिसने पहली प्रेफरेंस एसआई को दी है, दूसरी प्रेफरेंस क्लर्क को दी है, ठीक है, एएसआई क्लर्क या लिपिक को दी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले टाइपिंग होती है आपकी, ठीक है, टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश की, उसके बाद नंबर आता है स्टेनोग्राफी का या शॉर्ट हैंड का, ठीक, उसके बाद आता है नंबर। तो अगर आप मान लीजिए एएसआई के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है,
और आपने एसआई के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और आप टाइपिंग का एग्जाम दे चुके हैं, तो फिर आपको फिर बोला जाएगा कि अगर आपने भैया एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए भी अप्लाई किया हुआ था तो आप उसके बाद शॉर्ट हैंड देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप शॉर्ट हैंड में फेल हो गए, शॉर्ट हैंड क्लियर नहीं हुआ लेकिन आपकी टाइपिंग क्लियर हो गई, तो बिल्कुल आपको कंसीडर किया जाएगा एएसआई क्लर्क या अकाउंट्स जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। तो ये है टोटल बात। आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी अलग अलग टाइपिंग नहीं होती हर पोस्ट के लिए, सबसे पहले टाइपिंग होती है, फिर आता है शॉर्ट हैंड का नंबर, फिर शॉर्ट हैंड वाले जो अप्लाई किए हुए हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल वो दे सकते हैं इस एग्जाम को, और जो जो आप क्लियर करेंगे उसके हिसाब से आपको मेरिट में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंसिडर किए जाएंगे आगे के लिए। तो ऐसे ही जिन लोगों के मन में और डाउट था, जो और फॉर्म भरना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए, खाली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, दो के लिए करें, मैं तो कहता हूं बिल्कुल अगर आपके पास तीनों की क्वालिफिकेशन हो तो तीनों के लिए आप लोग अप्लाई करें बिना डरे हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक पूछा है किसी ने कि मेडिकल कैसा होगा। देखिए मेडिकल नॉर्मल होता है, उतना टफ नहीं होता, तो मेडिकल की अब चिंता ना करें, मेडिकल जो है नॉर्मल ही होगा। ठीक है, जैसा कि अब आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होगा ही, क्योंकि पुलिस की भर्ती है तो कहीं ना कहीं आप एएसआई के हैं, एएसआई क्लर्क के हैं या कॉन्फिडेंशियल के हैं, लेकिन है तो आप पुलिस विभाग के ही। ठीक है, तो जैसा नॉर्मली पुलिस में होता है वैसा ही होगा, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा मेडिकल। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं ना कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है नहीं है, देखिए इसको लेकर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड है ना वो बोर्ड जो अपना देता है ओ लेवल की जो उसने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दे रखी है उन्हीं को मानेगा वो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने बोल दिया था ओ लेवल, तो मतलब ओ लेवल ही लिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको डाउट है तो आप उनका सर्कुलर पढ़ सकते हैं जो नोटिफिकेशन के साथ ऑलरेडी है, या तो फिर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, एक वीडियो मैंने उसके ऊपर भी बना रखा ओ लेवल की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लीज अब आप ज्यादा ना करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक इनका क्वेश्चन आया है कि सर बीसीए डिग्री प्लस एमकॉम डिग्री एएसआई अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल होगा क्या? इनके पास बीसीए की डिग्री है प्लस एमकॉम है इनके पास बीकॉम नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने दिया हुआ है आपके पास कॉमर्स में तो ग्रेजुएट डिग्री हो, ठीक है, कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हो, या आपके पास पीजी डिप्लोमा हो इन अकाउंटेंसी, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ये उन्होंने क्लियरली लिख दिया। तो फिर आप कैसे आपको एमकॉम को कैसे कंसीडर कर लेंगे? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूं आप लोगों को, कहीं पे अगर ये बोला है कि सिक्स्थ में एडमिशन के लिए आपको 5वीं पास होना चाहिए, तो अब वो आपके पास 5th का तो सर्टिफिकेट चाहिए ना, तभी आप 6th में जाएंगे, कुछ वैसा ही है। तो कॉमर्स के साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बोर्ड से एक बार कंफर्म करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास बीसीए डिग्री है तो आप एएसआई क्लर्क के लिए जाइए, बिल्कुल एएसआई क्लर्क के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, इन्होंने बीकॉम नहीं किया हुआ है तो बीकॉम तो उसकी प्राथमिकता ही है, उन्होंने जो चाहिए ही चाहिए उसमें उन्होंने लिखी हुई वो क्वालिफिकेशन, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल हो जाता है। कृतुदेव नहीं चलेगा क्या? देखिए पहले भी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर जो इतना काम हो रहा है उसको देखें। ठीक है, एक एक डाउट मैंने क्लियर किया हुआ है। कृतुदेव नहीं चलेगा जी, बिल्कुल मंगल फॉन्ट चलेगा। ठीक है, मंगल फॉन्ट चलेगा। अगला क्वेश्चन है सर यूनिकोड स्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में बताएं कैसे प्रैक्टिस करें। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अगर आपके घर में लैपटॉप है कंप्यूटर है तो प्लीज आप घर पे ही प्रैक्टिस करें। कैसे करना है उसको लेकर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल अब ये क्वेश्चन ना करके प्रैक्टिस पे लग जाए। सर क्या टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों करनी है या दोनों में से कोई एक प्लीज बता दीजिए। देखिए सिंपली हर चीज अपलोड है प्लेलिस्ट में, फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक बार बता दूं, एसआई कॉन्फिडेंशियल प्लस एएसआई क्लर्क या मिनिस्ट्रियल, ठीक है, इनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी। और जो एएसआई अकाउंट्स वाले हैं उनके लिए खाली हिंदी होगी, मंगल फॉन्ट पर खाली हिंदी। ठीक है, 15 वर्ड्स पर मिनट, वो भी कुछ ऐसा है। तो बहुत ही इजी है अकाउंट्स वालों के लिए। जो कॉमर्स वाले उनके बल्ले बल्ले है इस वैकेंसी के अंदर। चलिए, एएसआई कॉन्फिडेंशियल एंड क्लर्क दोनों का एक ही पेपर होगा। बिल्कुल पेपर एक ही होता है, बिल्कुल जो पेपर होगा आपका एक ही होगा। ठीक है, सिंगल पेपर होगा और शायद मेरिट भी एक ही बनेगी पूरे उसकी। ठीक है, क्योंकि आप कंबाइंडली अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट भी इसकी एक ही बनेगी पूरी उसकी। फिर आपको कंसिडर किया जाएगा आगे टाइपिंग के बाद कि आप किसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, एएसआई क्लर्क के लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए, एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। पेपर एक ही होता है।
लास्ट टाइम इसका कितना कट ऑफ था, एक पूछ रहे हैं लास्ट टाइम कितना कट ऑफ था। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ना कि 50 कोई मेरिट ही नहीं बन पाई, 50% हर सेक्शन में लाना था पिछली बार, तो उसी के हिसाब से जो जो 50% लाए हर सेक्शन में उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया कहीं ना कहीं। तो आप कह सकते हैं 400 में से 200 नंबर गया था, क्योंकि ओ लेवल की बाध्यता थी उस समय, ओ लेवल चाहिए था, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं चाहिए था। सर अदर स्टेट के लिए 5% कोटा तो नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अनरिजर्व में अगर मान लीजिए 400 वैकेंसी है तो उन 400 के अंदर सब आएंगे, चाहे वो यूपी के जनरल हो, चाहे अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक है। अदर वाले सारे अनरिजर्व में होते हैं बस, चाहे आप SC ST के हों अदर स्टेट के, तो भी आपको यूपी के अनरिजर्व में ही कंसिडर किया जाएगा। ये 5% और 10% वाला हिसाब किताब नहीं है। चलिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एक क्वेश्चन आया नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है। पहले शिफ्ट का हुआ पेपर इजी, दूसरी का हुआ इजी टू मॉडरेट, इजी से थोड़ा सा टफ लेवल का रहा, और तीसरे का रहा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। और चौथा जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो देखिए क्या होता है, इसको नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है, क्योंकि देखिए पहले शिफ्ट वाले तो इजी दे दिया ना पेपर, तो उनको तो यानी फायदा हो गया, और चौथी शिफ्ट वाला इसको लॉस हो जाएगा बेचारे को। तो वो एक फॉर्मूले के जरिए क्या करते हैं, चारों शिफ्ट को एक समान बनाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपका इजी पेपर हो तो आपको मार्क्स का लॉस झेलना पड़ेगा। मान लीजिए आप 390 का एकदम एक्यूरेटली करके आए हैं और आपकी बहुत इजी शिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके इसको मार्क्स को नॉर्मलाइज कर कहीं ना कहीं आपको 325 या 330 ऐसा देखने को मिल सकता है। और जो डिफिकल्ट सेशन वाला है, मान लीजिए ये खाली 250 नंबर का ही कर पाया, तो इसका जो है नॉर्मलाइज करने के बाद 310 या 320 नंबर ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजेशन का उनका प्रोसेस होता है। कहने का मतलब इजी और डिफिकल्ट शिफ्ट्स को एक समान करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। टाइपिंग के लिए मैटर पेपर पर दिया जाएगा क्या, नहीं देखिए बिल्कुल नहीं। पिछली बार जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन चल रहा था सर्वर पर, यानी कि एक तरफ आपका पैटर्न लिखा हुआ आएगा मैटर पूरा, और दूसरी तरफ आपको वो टाइप करना होगा, ठीक है। दूसरी तरफ आप टाइप करेंगे और जो वर्ड आप टाइप करते जाते हैं वो हाईलाइट होता जाता है। जो वर्ड आपको टाइप करना है उस पर ग्रीन रहेगा और फिर वही आपको टाइप करते रहना है। यानी कि बहुत ही इजी मैटर भी था और इजी होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑन स्क्रीन होगा सब कुछ, कुछ भी मैनुअल वाला नहीं हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके रिप्लाई मैंने करने की कोशिश करी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जो है लग जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत कुछ भी करने में, ठीक है। तो आप जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिए। और इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एक डाउट जो और आ रहा है कि एग्जाम कब तक होगा, तो ये एग्जाम जो है अभी कोविड का फेज चल रहा है, आपको पता ही है। तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के बाद ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के बाद, या तो सितंबर या तो अक्टूबर मंथ तक जा सकता है। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छा जो है सब कुछ रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।